बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और आप इनको बहुत पसंद करते हैं, वीडियोस भी बड़ी अच्छी रखते हैं। ये बताएं, 3 अहम इजलास होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और कल जो बड़ा इजलास होगा उस सारी नज़रें उस पर है, लेकिन आज होने वाले इजलास भी गैर अहम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनने के बाद 26 तरमीम आने के बाद हम यही देख रहे हैं इस अदालत के अंदर 2 अदालतें बन चुकी हैं। चलेगा निज़ाम कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि अभी तो मुकदमात का जो भी आता है डाइवर्ट कर दिया जाता है, आइनी बेंच की तरफ चले जाएं। अब तो आइनी बेंच बन गया, क्या होगा इस अदालत में? बाकी जज फारग रहेंगे और आइनी बेंच वाले सिर्फ काम करेंगे। सर देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। अब हम अगर देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं आज यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, मैंने तकरीबन कुछ दर्जनों वकला से बात की है जो सीनियर वकला हैं, और मैं क्योंकि अपने चैनल के लिए एक रिपोर्ट बना रहा था 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात की तकसीम है, चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के सरबराह में जो मुवाजना किया जा रहा है उसके ऊपर आप यकीन माने, क्योंकि हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें दोनों साइड्स का वर्जन चाहिए होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जितने भी शॉट्स किए हैं, लेट से मैंने अगर 12 शॉट्स किए हैं ना सर, तो 12 के 12 मुझे एक ही शॉट्स मतलब 12 लोगों से बात, 12 लोगों से जो बात की है ऑन कैमरा, वो एक ही बात है। वो तमाम लोग तनकीद कर रहे हैं 26वीं आइनी तरमीम पर। वो उस तरमीम पर न सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि वो उस तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ करार दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये तरमीम सस्टेन कर सके। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो आइनी बेंच का एक आइडिया हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ऑब्वियसली फॉर सर्टन रीजंस हुकूमत कंट्रोल करना चाह रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल कर चुकी है बेसिकली, तो मकसद है ना। तो उस मकसद की जो बुनियाद है उसको ही जब वकला एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वकला नहीं समझते कि ये तरमीम किसी भी तरीके से वायबल है, इसको रहना चाहिए, तो ये मेरे लिए इतना हैरान कुन था, क्योंकि हमें ये लगता था कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि वकला तहरीक नहीं चल रही, वकला की जो बड़ी तादाद है, जो मौसर किस्म की वकला की फ्रेटर्निटी है, वो खड़ी है इस तरमीम के साथ। वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने DHA से प्लॉट्स भी लिए हैं, जिन्होंने स्विमिंग पूल्स भी बनवाए हैं, जिन्होंने करोड़ों के फंड्स भी इंजॉय किए हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में वोट भी दिया है, तो हम ये सोच रहे थे कि शायद बहुत सी तवाना आवाज़ें होंगी जो इस तरमीम के हक़ में बात करेंगी, मगर करामत भाई मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि कोई एक भी शख्स मुझे नहीं मिला। इवेंचुअली मुझे 1-2 लोगों से ये कहना पड़ा कि भाई कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, तो कुछ पॉजिटिव्स ही बता दे। तो वो पॉजिटिव ये है कि भाई कम से कम ये है कि जो पेंडेंसी दीगर मुकदमात की है, ऑब्वियसली उस पर फ़र्क पड़ेगा जब 6 से 7 जजेस साहिबान को आपने मुख्तस कर दिया है इन केसेस तक, तो ऑब्वियसली वो फिर दूसरे केसेस को सुनेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। मगर वकला का ये मानना है कि देखें इसकी बुनियाद ही गलत है। आपने एक तरमीम की है, उस तरमीम का मकसद ही गलत है। आप ये कह रहे हैं कि हम पेंडेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं, हम जस्टिस फॉर ऑल करना चाहते हैं, आवाम को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं, मगर खोया वो भरोसा वापस लाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो आवाम को इंसाफ देना है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं देना, वो इंसाफ देना है नीचे सेशन कोर्ट्स ने। राइट, ठीक है, वो इंसाफ देना है आपकी मातहत अदलिया ने। उसके लिए आपने क्या किया है? असल तो जो बुनियाद है उसको आप छेड़ नहीं रहे, आप ऊपर से जो टॉपिंग है उसको मजीद जरा पुरकशिश बना रहे हैं, और उसका वाहिद मकसद यही था ना सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। इन्होंने आइन की तशरीह करना है, बेसिकली इनका ये काम है। एपलेट फोरम ये है, मगर बात यह है ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही यहाँ पर हर केस की अपील भी आती है, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का असल में मकसद होता है वो होता है कि आपने आइन की तशरीह करनी है। अब आइन की तशरीह कहाँ से होती है? जब इंतखाबात का केस आता है, जैसे सुमरताब बंदयाल साहब के दौर में, अगर हम सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, आपको मालूम है जैसे सुमरताब बंदयाल साहब की सरबराही में लार्जर बेंच बना, बाद वो श्रिंक होता गया, एक फैसला आ गया। वो फैसला ये था कि भाई पंजाब में और KPK में इंतखाबात करवाएं। आपने इंतखाबात नहीं करवाए, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तो एक ऐसा हाथी है जिसके नीचे हम भी आ सकते हैं, तो इस हाथी को कंट्रोल में करना है। सही। उन्होंने इस हाथी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मुतारफ करवाया। उस वक्त मदद हासिल की काजी फायद ईसा साहब की, जिनकी उस वक्त मैं भी बड़ी माजरत के साथ हिमायत करता था। हर वीडियो में तो वो उन्होंने जो एक ईंधन फ्राहम किया था,
हाफिज़ कुरान वाले फैसले की सूरत में और रजिस्ट्रार ऑफिस को जो भी एक चलता रहा कॉरेस्पॉन्डेंस, उस सब में हमने देखा जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये दो लोग हैं जिन्होंने वो शुरू किया था। ठीक है, अब देखें काजी फायज़ ईसा साहब को तो उसके नतीजे में बड़ा पावरफुल चीफ जस्टिस बना दिया गया और अब पहले नोटिफिकेशन किया गया, और अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को उसी का समर मिल रहा है और उन्हें अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाकर वो SHO बना दिया गया जिसके पास तमाम तर इख्तियारात हैं, और या अफरीदी साहब महज वो DSP रह गए हैं जो बस SHO की मार। बिल्कुल, आप देखें ना, ये वो जो मोहसिन नकवी साहब कहा करते थे कि एक SHO की मार, बलूचिस्तान की उन्होंने बात जी जी जी, पूरा बलूचिस्तान एक SHO की मार। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट भी एक SHO की मार रह चुका है। तो अब बातें चल रही थी, हमारी गुफ्तगू हो रही थी इससे पहले, हमारे एक दोस्त ने बताया कि अब तो व्हाट्सएप पर कमेटियों का वो काज लिस्ट और ये सारी चीज़ें फाइनल हो रही हैं। 2 कमेटियों के इजलास और उसके बाद 2 बजे बड़ा अहम इजलास होने वाला है। डायरेक्शन क्या आज नज़र आएगी? सुप्रीम कोर्ट आके कैसे चल रही है? जस्टिस याह्या के ख़िलाफ़ जो एक ख़त आया था, उन पर एतराज़ हुआ था, उसके बाद या फिर कल डिसाइड होगा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्या आगे? सर देखें, आपने जो इजलासों की बात की है ना, ये आप देखें हैरान कौन है। ये सूरत हाल अफसोसनाक है कि चीफ जस्टिस हैं या सामने बैठ नहीं रहे। अब आप देख लें, चीफ जस्टिस साहब हैं या अफरीदी, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह हैं। अब उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को देखें, ये वो हुकूमत है जो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को 2 सीनियर तरीन जजेस को सुपरसीड कर चीफ जस्टिस बनाती है, और उसके बाद जस्टिस या अफरीदी साहब पहला काम क्या करते हैं? आप देखें, एक थोड़ी सी एक रिगार्ड होता है, ठीक है, एक आईनी ओहदेदार है, एक रख रखाव होता है, एक आईनी ओहदेदार है, उसने ओथ लिया, उसने सबसे पहला काम किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, उसने जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बहाल किया। आपने फुल कोर्ट की प्रेस रिलीज में हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अब के ही पीछे लग रहा था। उस वक्त जब हम ये कहते थे कि ये जो ऑर्डिनेंस रातों रात लाया गया था काजी साहब की ख्वाहिश पर, इसका वाहिद मकसद था जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल बाहर करना। अब उस हुकूमत ने कल फिर ये साबित नहीं किया जो हम बात कर रहे थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर इज नॉट एक्सेप्टेबल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को दोबारा उन्होंने कमेटी में डाल दिया। और या अफरीदी साहब का अब ये सबसे बड़ा इम्तिहान है कि भाई उनको इतना बड़ा, अब मैं इस पर ज़्यादा सख्त बात नहीं कर सकता कि इतनी मुश्किल तरीन सूरत हाल से वो 2-4 हैं जस्टिस या अफरीदी साहब के। उन्होंने एक फ़ैसला किया, हुकूमत उस एक फ़ैसले को भी सस्टेन नहीं कर सकी, उस एक फ़ैसले को भी बरकरार नहीं रख सकी, उन्होंने उड़ा कर रख दिया या अफरीदी साहब के उस पहले इंतज़ामी फ़ैसले को। उसके बाद अब आप देखें कि ना सिर्फ आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को ही असर नौ तब्दील कर दिया है, या अफरीदी साहब को आपने बिल्कुल ही एक गैर मौसर किस्म का जज बना दिया। चाहिए था, 7 दिन अभी हुए थे, सर देखें, ने खत लिख दिया, हम अगर फैसला मानने से इनकार कर दिया। टू बी वेरी फेयर ना, मैं बात करूं, हम या अफरीदी साहब पर भी तनकीद आजकल हो रही है और होनी भी चाहिए। जो उन्होंने किया है वो किसी भी सूरत में स्पेरेबल तो नहीं है, मगर देखें बात यह है कि जस्टिस या अफरीदी साहब ने कुछ काम किए हैं। वो काम क्या है? आप हुकूमत जो है वो जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रही थी, 25 करने की बात कर रही थी, जो रातों रात 34 हो गई। कल वो मैं ईसा नकवी साहब का प्रोग्राम देख रहा था न्यूज़ 1 पे ना, तो उनके पास एक हुकूमती पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंटेरियन, उनसे जब पूछा गया तो उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि उस बिल में लिखा हुआ क्या है जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत किए हैं, जिसके हक में उन्होंने वोट दिए, और उन्होंने यार ऑन कैमरा इस बात को एक्सेप्ट किया। तो ये हालत है हमारे मुल्क की। अब आप देखें, आपने जजेस की तादाद बढ़ा दी, 34 कर दी। आपने जिसको कल बता रहे थे फारूक नायक साहब के चीफ जस्टिस बाप होता है सुप्रीम कोर्ट का, उस बाप से पूछा है कि भाई उसकी सुप्रीम कोर्ट में हम जजेस बढ़ा रहे हैं, क्या आपको ज़रूरत है या नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो बड़ा अच्छा एक काम किया या अफरीदी साहब ने, आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि माजी में ये नहीं हुआ। हमेशा यहाँ पर 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस कम से कम सुनते हैं मुकदमा, उन्होंने पहले दिन से 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस बनाए, और उसकी वजह ये थी कि इससे बेंचेस भी बढ़ गए और जो केसेस हैं उनका भी जो बोझ है वो कम होगा इवेंचुअली, और केसेस की तादाद भी उन्होंने अपने सामने तो 40-40 मुकदमात वो मुकर्रर कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन था, और मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ 1 या 2 महीने ही ये हुकूमत दे देती, अगर हुकूमत की बेंच को दिए जैसे हुकूमत की अगर हम एक बात करें ना कि इंटेंशंस वो समझते हैं कि उनकी गुड थी, वो ये समझते हैं कि हम लोग तो वाकई में जो पेंडेंसी है इसको ख़त्म करने के लिए अवाम तक इंसाफ की जो रसाई है, इंसाफ तक रसाई बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो अगर 2 हफ्तों 2 महीनों का टाइम दे देते हैं या अफरीदी साहब को, मैं समझता हूँ ये पेंडेंसी काफ़ी हद तक उसमें फ़र्क पड़ जाता है। उन्हें जजेस की तादाद बढ़ाकर जो हुकूमती, जो आप कह सकते हैं कि पब्लिक एक्सचेकर है, उसके ऊपर बोझ न डालना पड़ता। कहते हैं कि 3100 मिलियन फिल वक्त खर्चा था 17 जजेस का, अब वो
6100 हो जाएगा, 6200 हो जाएगा, अंदाजा लगाओ में इजाफा हो जाए। वो तो सर हो रहे हैं ना, क्या नहीं हो रहा, अलाउंसेज आप देख लें, होशरुबा इजाफा। मतलब बात ये है कि कोई सेंस नहीं बन रही। आप एक जानिब कर्जे ले रहे हैं, दूसरी जानिब आप महज अपनी छोटी सी जो आपकी अना है उसकी तस्कीन के लिए उस छोटी अना है 26वीं तरमीम कर दी, उसमें फिर तरमीम में आगे एक्ट चेंज करना शुरू कर दिए, देखिए ना, इस इमारत को कंट्रोल करने के लिए। देखिए अब आप देख लें, इस प्रायोरिटीज आप देख लें। एक जानिब आप कहते हैं जी कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे ये हालात हैं, हमारे वो हालात हैं, दूसरी जानिब आप करोड़ों रुपए खर्चे कर रहे हैं और कोई हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। उल्टा जो कॉन्फिडेंस है इस इदारे के ऊपर, इस इमारत के ऊपर, वो ख़त्म हो चुका है। हमें जो अफसोस होता है एज कोर्ट रिपोर्टर्स, हम यहाँ पर साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 2 ऐसे जजेस साहिबान हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है, इवन उनके सख्त से सख्त नाक़दीन भी कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ये माहिर हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। चले, मुझे सवाल आ गया ज़हन में, आपने कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस अमीनुद्दीन से शुरू कर लें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब की बात अच्छा। अब वो देखें ना, वो 2 जजेस आपने उनके साथ क्या किया? हटा दिया सिर्फ इस वजह से, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए आपने पूरे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है उसका सत्यानाश कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं कमेटी का, बदकिस्मती के साथ 2 इजलास आज हो रहे हैं, एक कमेटी में तो याहिया अफरीदी साहब का ताल्लुक ही नहीं है। अब आप ये हालत देखें, जो आईनी बेंचेस बनाएगी, जो आईनी मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करेगी, उस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का ताल्लुक ही नहीं है। वो रियासत के अंदर रियासत या इदारे के अंदर इदारा है, दरवाजा भी अलग है, ये इसी से आते हैं। अब वो तो पता चलेगा ना सर। देखें बात यह है कि आप हालत देखें ना, कि फिर कहा जाता है जी कि चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशरी का बाप है, तो वो बाप है, बाप की नाक के नीचे फैसले हो रहे हैं, बाप अलग हो गया, बाप अलग हो गया। सूरत हाल ये है कि आज 2 इजलास हैं, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास है जो गामे फजे और दीगर 5 मरले के केसेस फिक्स करेगा, एक उस कमेटी का इजलास है जो अभी हाल ही में जुडिशल कमीशन ने बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की सूरत में, जो अब 3 सीनियर तरीन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी उनके सामने आइंदा हफ्ते कौन से बेंचेस। अभी ये भी नहीं तय हुआ कि आज वो इजलास करेंगे या नहीं, क्योंकि अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब गालिबन चाइना गए हुए, तो हो सकता है उनकी वापसी तक इंतजार किया जाए, क्योंकि अभी तक तो जुडिशल कमीशन के बताया जा रहा है मिनट्स भी जो शेयर नहीं हुए मेंबर्स के साथ। अच्छा, तो वो जाहिर बात है, जब मिनट्स शेयर होंगे, हतमी शक्ल इख्तियार करेगा कमीशन, उसके बाद ही फिर जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद होगा। तो मुमकिन तौर पर आज नहीं तो नेक्स्ट वीक फिर बेंचेस की तश्कील के ऊपर ये कमेटी बैठेगी। मगर इसके साथ साथ आप देख लें कि आज एक और मीटिंग है, अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मीटिंग गालिबन स्टार्ट हो चुकी होगी। वो मीटिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस ऑफ द एंटी टेररिस्ट कोर्ट, ठीक है, इंतजामी जज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने पहले ही दिन चीफ जस्टिस का ओथ लेने के बाद उस कमेटी मीटिंग को बुलाया था, जिसमें उन्होंने इंतजामी जजेस के जो सरबराहान है बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस उनको बुलाया था और रिपोर्ट्स मांगी थी। अब देखना है कि आज की इस वैसा ही ना हो जाए जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने वहाँ रिपोर्ट मांगी थी हाई कोर्ट में और अगले दिन फिर उन्हें उस पर माजरत भी करना पड़ी। सर देखिए, ये मामला हम पहले कुछ दिन देख चुके हैं ना। अब देखें यहाँ पर याहिया अफरीदी साहब जो है ना, उनसे पहले तो बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना करें, मगर फिर कुछ उन्होंने ऐसे इक़दामात उठाए जो एक अच्छा आप कह सकते हैं शगुन था, जो उन्होंने बेहतर माहौल बनाने के लिए अब पीछे मुड़कर देखें, कोर्ट का इजलास बुलाया, 6 जजेस से मुलाकात की, फिर लाहौर जाके जेल इस्लाहात वाली बात की और अब इंतज़ामी जजों को बुलाया, फिर फुल जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। ये सारी चीज़ें तो काबिल सताइश हैं, लेकिन सबसे बड़ा एतराज़ उन पर जो उन 2 जजेस के ख़त से वाज़े हुआ कि 4 तारीख को जो इजलास बुलाना था वो नहीं बुलाया गया और 5 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें ये फतह कर ली गई। अगर वो 4 तारीख को इजलास हो जाता तो 5 को हुकूमत ये करने में कामयाब होती या फिर भी यही हालात होते? इसमें एक और नुक्ता नज़र है, वो ये है, बहुत से लोग ये मानते हैं गो कि मैं तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ज़रा सी भी स्पेस नहीं देता इस पूरे मामले में, लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं वो इस बेस पर कर रहे हैं कि हो सकता है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वाज ऑफ द व्यू कि शायद जो अक्सरियती जजेस हैं वो इस तरमीम को उड़ाने के हक़ में ना हो, इस तरमीम के ख़िलाफ़ या इस तरमीम पर हुक्म इम्तना देने के हक़ में ना हो, तो ये एक मज़ीद बड़ी एम्बेरसमेंट हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। अब इसके लिए एक और वजह ये भी है जो मैं वजह आपके सामने रखूँ। आपको मालूम है वो जो 8 अक्सरियती जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया था रिजर्व सीट्स वाला, अब उन 8 अक्सरियती जजेस में से 3 को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो जो 3 जजेस साहिबान इधर आए हैं जी, तो
अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ दरख्वास्त होती तो क्या उनकी राय वही 8 जजेस वाली पहले वाली होती, या फिर क्योंकि देखें मेहनत, बहुत से लोग कह रहे हैं मेहनत हो रही है, बहुत से लोगों की मेहनत हो रही है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी एक तवील अरसा से कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा तो हम भी उसमें आएंगे। सही, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ख्वाहिश तो होती है। तो अब देखें ना, या अफरीदी साहब ने हो सकता है यहाँ पर स्मार्टली प्ले किया हो कि भाई देखें इज्जत में रह जाओ, कि एक अगर नहीं वहाँ जब जज चुनने की बात आई है तो ये सारे जिनका एक दिन पहले खाता आया था उन्होंने सारे इकट्ठे हाथ खड़े किए, या अफरीदी साहब, मंसूर शाह साहब, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो एक ही साफ में थे, वो सफ़े में दरार वहाँ नहीं नजर आई, नहीं आई ना। वहाँ पर उन्होंने एक यूनिफाइड किस्म का मैसेज दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो हाथ जस्टिस मंसूर, जस्टिस याया और जस्टिस मुनीब के साथ खड़ा करना चाहिए था, उन्होंने खड़ा किया था। उन्होंने वो हाथ अपने हक में हुकूमत की ख्वाहिश पर खड़ा कर दिया। और देखे ना, आपने अपने आप को तो मजबूत कर लिया, ख़ुद तो आप वो SHO बन गए हैं जो बड़ा बाइख्तियार है, मगर आपने अपने ही चीफ जस्टिस को, अपनी ही अदलिया को किस कदर कमज़ोर कर दिया। आपके इस एक फैसले ने, आज आप देख लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वक़्त बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब एक तरफ खड़ी है और दूसरी जानिब है एक 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो ऑब्वियसली हुकूमत की ख्वाहिश पर बना है, और अब फैसले भी फिर हुकूमत की ख्वाहिश पर ही होंगे। अगर हम रिकॉल करें 1997 वाली सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ पे हमला हुआ था, उससे पहले आपने देखा यहाँ पर उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, सैयदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब अलग चीफ जस्टिस थे और सज्जाद शाह साहब अलग, 2 चीफ जस्टिस थे। लेकिन ये सूरत हाल यहाँ पर पैदा, नाम चेंज किया गया, ये सूरत हाल यहाँ पर भी हो सकती थी, और बहुत से लोग कह रहे थे कि अब होनी चाहिए थी। जिस नहज पर जनाब काजी फायज़ ईसा साहब इस अदालत को ले गए थे, अदालती निज़ाम को ले गए थे, अब कहा यह जा रहा था कि जो अक्सरियती जजेस हैं जिनको लीड कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्हें चाहिए कि वो कन्वीन करें कोर्ट और वो इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करें या इसके ऊपर कोई हुक्म जारी करें, अदरवाइज़ मामलात बिगाड़ की तरफ जाएंगे। उस वक्त भी ये बात हो रही थी और आज आप देख लें वो सब कुछ हो रहा है। इन 2 जजेस साहिबान ने बहुत से लोग मानते हैं कि देर कर दिया था, हम अब भी बहुत से लोग बड़े पुरुमीद हैं कि हालात रिवर्स होंगे, चीज़ें रिवर्स होंगी, मगर अब कैसे रिवर्स होंगी जब आपने खुद ही तौसीक कर दी है उस आईनी तरमीम की, उस आईनी तरमीम पर अमल दरामद आपने पहले दिन से शुरू किया। देखें उसके बाद अब आपके पास कुछ ज़्यादा जवाब नहीं बचता, अब तो तमाम तर नजरें अंकल सैम पर ही हैं। देखें अब हर चीज़ ही बात यह है जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी साड़ी अगर उस पर नज़र रखे तो फिर क्या बात है। सही। आखिरी सवाल, सबसे बड़ी लड़ाई की बोन ऑफ कंटेंशन से कहते हैं वो रिजर्व सीटें, 3 जज इधर चले गए हैं, 5 उधर रह गए, इलेक्शन कमीशन हुक्म मानने को तैयार नहीं, पार्लियामेंट सरनगूग होने को तैयार नहीं, तो वो फैसला मुअल्लक रहेगा, PTI की सीटें हम भूल जाएं। सर देखें वो फैसला उसके ऊपर तो रिव्यू है, बहुत से लोग समझते हैं कि शायद सबसे पहला केस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टेकअप करेगा वो रिव्यू करेगा, ये अभी देखना होगा कि हाँ बहुत से लोग ये समझते हैं कि 13 रुकनी बेंच का फैसला कैसे 7 रुकनी या 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा। तो अब क्योंकि इन्होंने आइन ही तब्दील कर दिया और ये डिसाइड कर दिया है जो कि आइन में ये लिख दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनेगा ही वो 5 या 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो इसके ऊपर एक अलग बहस है। मगर साथ साथ ये भी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अब जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उसमें एक चीज़ आई है, उस मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद एक सादा कानून साजी के तहत इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, जिसका इतलाक़ अक्सरियती जजेस कहते हैं फैसला होने के बाद नहीं होता। की गई। अब वो मामला अगर लेट से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहले टेकअप कर लेता, उस वज़ाहत में लिखा गया था कि नहीं हो सकता, नहीं देखे ना वज़ाहत थी ना, लेकिन वही जो आप कह सकते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाला है मामला, वो अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको टेकअप कर लेता है और ये कह देता है कि उसका इतलाक़ माजी से होता है, किधर गया फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला? फिर तो उसे रिवर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हुकूमत वैसे नहीं मानती। देखें अब तो सर देखें अब तो ये कहना कि ये होगा वो होगा ये तो ख़त्म हो गया ना। अब एक ही सूरत है जो मैं समझता हूँ, जो इस वक्त भी जो आप कह सकते हैं कि चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकती है, बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है, वो जो इस वक्त होती नज़र नहीं आ रही, मगर फिर भी अगर होनी है इवेंचुअली तो वही होनी है। आज की तारीख में यानी इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं मना सकता इस फैसले पर, और ना ही हुकूमत पहले जो नहीं मान रही वो नहीं मानेगी। देखते हैं आगे चल के डेवलपमेंट्स कैसी होती हैं, उन कमेटियों से क्या फैसले सामने आते हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। मुझे और अदील सरफराज को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए और सब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।